गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कारक की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़े थे। आज उन्हीं को हम आगे लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। कारक का मतलब है करने वाला, ठीक है। लेकिन व्याकरण में क्या है, ये परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम क्या जानते हैं कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जानना, वही कारक होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था विभक्ति। विभक्ति आपने बताया था मैंने आपको कि चिन्ह, विभक्ति को हम कहते हैं चिन्ह। अब वो किस प्रकार है देखिए आगे। ये है हिंदी में कारक के 8 प्रकार। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। इन्हें हम ऐसे ही इसी क्रम में याद करेंगे, ये क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो पहला है आपका कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने, चिन्ह। आगे देखिए कर्म कारक, कर्म कारक विभक्ति को, करण कारक विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, को, के वास्ते, अपादान कारक से जब कोई चीज किसी से अलग होती है, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है, कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, तब हम अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम कौन सी विभक्ति को प्रयोग करते हैं, से, ठीक है। फिर अगला है आपका संबंध कारक। ये आपको बताया था का, की, के, इसके चिन्ह है रा, री, रे, ना, ने, नी। तो आज हम अधिकरण कारक ये डिटेल में पढ़ेंगे। अधिकरण कारक, पहले हम परिभाषा को जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल किया हुआ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, कोई भी वस्तु कहाँ है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति क्या है, में, पे और पर। तो देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी संज्ञा है, ठीक है। अब पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, हमें कहाँ पता चल रहा है कि वो कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, ठीक है। और जब भी हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो हम उसको संज्ञा के बाद ही इस्तेमाल में लेते हैं। मेज पर पुस्तक पड़ी है, कोई भी चीज होती है वो कहीं ना कहीं पर होती है, ठीक है। तो उस वक्त हमें अधिकरण कारक का प्रयोग करना होता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, किताब मेज पर रखी हुई है, ठीक है। मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूं, तो उस वक्त हम अधिकरण कारक का इस्तेमाल करते हैं और इसके चिन्ह आपको याद रखने हैं, में, पर, पे, ठीक है। आगे है आपका संबोधन कारक। हे, ओ, अरे, ये इसकी विभक्तियां हैं या आप कह सकते हैं कि चिन्ह है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है, कि अगर आपके पास आपकी मम्मी खड़ी हुई है तो आप बोलोगे अरे मम्मा इधर आओ, संबोधित किया जाता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति के चिन्ह क्या क्या है, हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। आप इनमें से कोई भी प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे आप ये लेकर आए या आप अल्प विराम, ठीक है। आप इनमें से किसी भी संबोधन चिन्ह को ले सकते हैं या आप अल्प विराम को ले सकते हैं। हे प्रभु रक्षा करो, तो अब यहां पर आपने किसको संबोधित किया है, भगवान को। किसको संबोधित किया है आपने, आपने किसको संबोधित किया है, भगवान को। तो हम यहाँ पर संज्ञा क्या है, भगवान। हे प्रभु,
ठीक है। तो जब हम कभी भी किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो हम या तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं या फिर हम वहाँ संबोधन चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अरे मोहन यहाँ आओ। इस वाक्य में अरे, अरे मोहन, अगर आप कह रहे हैं अरे मोहन, तो आप यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अरे के बाद में क्या लगाया गया है? अल्प विराम। तो यहाँ पर मोहन संज्ञा है, मोहन को बुलाया गया है, और क्या कहा गया? अरे मोहन यहाँ आओ। अब आपको मालूम है कि ये संबोधन की विभक्ति है, इसका चिन्ह है, तो आपको इसी के बाद में क्या लगाना है? इसके साथ में अल्प विराम को जोड़ना है। ठीक है। विशेष सर्वनाम में कारक 7 ही होते हैं, लेकिन हम पढ़ते 8 प्रकार हैं। इसका संबोधन कारक नहीं होता है, कभी बहुत सारी जगह पे हम इसे इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। तो ये आपके कारक आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, बाकी का काम हम एक्सरसाइज में करेंगे।